Hello everyone, welcome to Law and Life. So as you all know that the lady who is in the picture, she is none other than Sudha Bharadwaj, and she is a very famous, a very noted activist. She is also a lawyer and also one of the accused, in the भीमा कोरेगांव केस. आप सब भीमा कोरेगांव केस से परिचित होंगे और आज से 3 साल पहले इनको अरेस्ट किया गया था इन दैट केस. तो अभी रिसेंटली 1 दिसंबर को 2020 सॉरी 2021 1 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिस सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की. आप सबको पता होगा कि इससे पहले भी कई बार सुधा भारद्वाज जी ने बेल के लिए अप्लाई किया था. इनके हेल्थ इश्यूज थे और भी कई सारे कारण थे विच शी साइटेड देयर, लेकिन इनकी जो बेल थी वो हर बार रिजेक्ट कर दी जाती थी. इसका बहुत बड़ा बड़ा कारण ये था कि इनको यूआपा के तहत अरेस्ट किया गया था. एंड वी ऑल नो दैट यूआपा इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ. काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये लॉ. इसमें अगर आपको जेल हो जाती है तो ईज़िली बेल मिलना तो नामुमकिन के बराबर रहता है. तो हम सभी स्टूडेंट्स आज जानेंगे कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, क्योंकि हम सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी के लिए सेक्शन 167 सीआरपीसी जो कि डिफ़ॉल्ट बेल की बात करता है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. देखिए, सेक्शन 167 सीआरपीसी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका कारण ये है, एक तो ये थोड़ा लेंदी है जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा डरते हैं. वो आगे पढ़ने में उनको थोड़ा सा समस्या होती है कि इतना बड़ा सेक्शन है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टेक्निकल भी है. जहाँ टाइम पीरियड की बात आती है 60 डेज़ और 90 डेज़, वहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो इस वजह से ये सेक्शन काफ़ी फेवरेट हो जाता है जो हमारे एग्ज़ामिनर्स हैं, क्योंकि ये एक तो लेंदी है, दूसरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. जैसा कि आप देख सकते हैं आए दिन लीगल न्यूज़ में सेक्शन 167 का जिक्र रहता ही रहता है. तो ये सेक्शन हमें बहुत अच्छे से जानना है. आज इस वीडियो में मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको कम समय में और बहुत ही आसान भाषा में सेक्शन 167 को समझाया जाए. ठीक है, और हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि रिसेंट केस हमें ऐसा मिला जिसके थ्रू हम अगेन 167 में जाके उसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं. तो चलिए डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में जानते हैं. देखिए, आपका बेयर एक्ट सेक्शन 167 के थ्रू डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में बताता है इन सीआरपीसी. यहाँ पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है नहीं. जाहिर सी बात है, मेन जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो तो बेयर एक्ट से हैं, लेकिन ये सारे शब्द मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि इससे आपको समझने में आसानी हो. तो चलिए देखते हैं. सेक्शन 167 का जो सब सेक्शन 1 है उसको आपको सेक्शन 57 के साथ पढ़ना चाहिए ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 57 क्या कहता है, देखिए ध्यान से. सेक्शन 57 कहता है, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो दैट पर्सन शैल नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स. यानी कि किसी भी पर्सन को, मिस्टर ए हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो अब पुलिस इनको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकती है. ठीक है, तो सेक्शन 57 के साथ आपको 167 को पढ़ना रहता है. अब सिचुएशंस क्या है सेक्शन 167 की, वो ये 3 सिचुएशंस है. क्या क्या सिचुएशंस है? पहली चीज़, पुलिस का काम ये होता है कि वो जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले. बट ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाई. अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाई है तो उस चीज़ के बारे में कौन बताता है? सेक्शन 167. वही पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है. क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स. ग्राउंड्स टू बिलीव, हमारे पास ऐसे ग्राउंड्स है जिससे ये विश्वास किया जा सकता है कि जो एक्यूजेशन यानी जो आरोपित किया गया है उस आरोपी के ऊपर, यानी जो आरोप लगाए गए हैं या जो जानकारी हमें मिली है वो सच हो सकती हैं, वो सही हो सकती हैं, वेल फाउंडेड. यानी देयर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ये विश्वास किया जा सकता है कि उसके आरोपी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो भी इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट मिली है वो सही हो सकती है. ठीक है, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिस पे विश्वास करती है कोर्ट. और दूसरा, ऑफिसर इन चार्ज क्या करेगा?
फोर्थ विद ट्रांसमिट करता है। फोर्थ विद ट्रांसमिट का मतलब होता है तुरंत के तुरंत। ट्रांसमिट करने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बस अभी इतना ही समझिए, इसका मतलब होता है ट्रांसमिट करना। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो तुरंत ही ट्रांसमिट करेगा। क्या ट्रांसमिट करेगा? कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी प्लस अक्यूज्ड को तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ जो एक पुलिस डायरी होती है उसमें जो जो उसने एंट्रीज लिख रखी हैं, यानी जब उस अक्यूज को गिरफ्तार किया गया तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली, क्या अपराध किया गया है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो जो भी उस कॉपी में उस डायरी में रहती हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को अक्यूज के साथ वो किसके पास ट्रांसमिट करेगा, किसके पास भेजेगा? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कौन? ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे जिनके पास ऑफिसर इंचार्ज ने कॉपी और अक्यूज दोनों को भेजा, अब उनके पास अक्यूज आ चुका है। ठीक है, तो अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, पहली चीज़ आप समझिए कि इनका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ठीक, दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जेएम का जुरिस्डिक्शन है तो भी ये काम ये कर सकता है, जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी ये काम ये कर सकता है। क्या कर सकता है? मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी दे सकता है। कस्टडी में उस पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को भेजने का ऑर्डर दे सकता है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर दे, वो चाहे पुलिस कस्टडी का ऑर्डर दे, ये उसका डिस्क्रिशन है। यानी केस को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को जैसा महसूस होता है, जैसा फील होता है केस के लिए और अक्यूज्ड के लिए, जो उसे बेस्ट सूटेड कस्टडी फील होती है, उस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 15 दिन के लिए उस अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी दोनों में भेज सकता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए वो जो मजिस्ट्रेट है उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, किस चीज़ का जुरिस्डिक्शन नहीं है? ना उसके पास ये अधिकार है कि वो उस केस को ट्राई कर सके जिस केस के तहत वो अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ना उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस केस को कमिट कर सके ट्रायल करने के लिए, मतलब जो भी एम्पावर्ड कोर्ट है। ठीक है, दूसरा, उसको ये लगता है कि इस अक्यूज्ड पर्सन को फर्दर डिटेंशन में रखना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ कंसिडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी। तब ऐसे सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि भाई जो अक्यूज्ड है, फॉरवर्ड द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। जाहिर सी बात है कि अब इस अक्यूज्ड को उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए जिनके पास इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है। आगे क्या करना है ये वो ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मजिस्ट्रेट को करनी रहती हैं। ठीक है, यानी वो कस्टडी का ऑर्डर तो दे सकता है, देगा, ये उसके केस को सुनने के बाद जुडिशियल कस्टडी देनी है, पुलिस कस्टडी देनी है, ये उसका अपना डिस्क्रिशन है। और दूसरा, अगर उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके पास उस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रोवाइज़ो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 167 का, और यहीं से आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने बेरेट की लैंग्वेज को एज इट इज़ नहीं लिखा है, मैं फिर से आपको बताती हूँ। ये लैंग्वेज बहुत सिंपल फॉर्म में है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। इस तरह से लिखा गया है कि नॉर्मल कोई भी इंसान पढ़े तो उसे लीगल प्रोविजन समझ में आ जाए। देखिए, सेक्शन 167 का प्रोवाइज़ो ये बोलता है कि जुडिशियल कस्टडी, ध्यान रखिएगा यहाँ जुडिशियल कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी मोर देन 15 डेज। वहाँ 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी दी थी ना मजिस्ट्रेट ने, अब यहाँ पे ये कहते हैं 15 दिन से ज़्यादा की भी जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकती है। कब? उसके ग्राउंड्स क्या होंगे? ही शुड बी सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। यानी अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन लाई करेगा कि अगर उसे ऐसा लगता है कि इस केस में एडिक्वेट ग्राउंड्स यानी सफिशेंट यानी पर्याप्त ग्राउंड्स है उसके पास, तब वो चाहेगा तो क्या कर सकता है, 15 दिन से ज़्यादा की जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। बट अब यहाँ पे एक राइडर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो इस सेक्शन में फिर कुछ भी खास नहीं है। इफ़ इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस जो पनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल या उससे ज़्यादा। ठीक है, अगर उस अक्यूज ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा से पनिशेबल है, तब उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी ऑफ मैक्सिमम 90 डेज़, ठीक है,
ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी सिचुएशन में जुडिशल मजिस्ट्रेट ये 15 दिन से ज़्यादा जो एक्सीड कर रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज़ की कस्टडी दे सकता है बस। कब? ये सज़ा आपको ध्यान रखनी है, व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स और मोर। दूसरी सिचुएशन ये कहती है इफ़ इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ये बात करती है कि इन तीनों को छोड़ के अगर दूसरे किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जाहिर सी बात है, जिसकी पनिशमेंट लेस देन 10 ईयर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। तब ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट कितने दिन की कस्टडी दे सकता है? 60 डेज ओनली। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 90 दिन और 60 दिन ऐसा नहीं है कि 15 + 90, ऐसे नहीं होता। उस 15 डेज़ को उसमें काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी 75, ये 15 हो गया तो 90, और इधर 45 + 15 तो 90। ऐसा नहीं है कि 15 + 90, 15 + 60, ऐसा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ 90 डेज 60 डेज एक्सपायर्ड। अब ऐसा होता है कि 60 डेज और 90 डेज का जो पीरियड एक्सटेंड करके दिया गया था वो भी एक्सपायर हो गया। एंड अक्यूज्ड इज प्रिपेयर टू फर्निश बेल एंड डज सो। देखिए, बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल का जो राइट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, आपको ये राइट मिलता है, लेकिन आपको इसके लिए जो भी श्योरिटी सिक्योरिटी जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कोर्ट आपको अपने आप छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। आपका राइट राइज होता है लेकिन आपको बेल फर्निश करानी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, अक्यूज्ड इज प्रिपेयर टू फर्निश बेल एंड डज सो, ऐसा वो करता है, देन ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, तब उसको आप रिलीज़ कर देंगे। 60 दिन और 90 दिन का टाइम पीरियड ओवर हो गया, इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, कोई बात नहीं। अब अक्यूज इतने दिन कस्टडी में रह चुका है, अब यहाँ पे उसका राइट बनता है कि उसे आप बेल के लिए बेल पर छोड़ें। ठीक है, अब 167 का बी पॉइंट ये बात कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है, नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज पुलिस कस्टडी। ठीक है, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी नहीं देगा अनलेस, यानी जब तक कि द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली, मतलब उसके पहली बार भी अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली, मतलब जैसे आज बुलाया गया, फर्स्ट हियरिंग थी तो भी अक्यूज्ड आया, और उसके बाद 10 को बुलाया गया, 12 को बुलाया गया, फिर 20 को बुलाया गया, उसके बाद भी जितनी बार बुलाया गया, सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट जुडिशल कस्टडी उसको ग्रांट कर सकता है, मतलब ग्रांट तो किया ही है, उसको एक्सटेंड कर सकता है। मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता जब तक कि ये सारी सिचुएशन हो, बट वो अगर चाहे तो जुडिशल कस्टडी को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और जुडिशल कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए अगर अक्यूज्ड प्रोड्यूस होता है इन पर्सन तो भी वो कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आप वीडियो कॉल के थ्रू चाहते हैं कि उसकी अपीयरेंस नोट करा दें कोर्ट में, तो भी वो जुडिशल कस्टडी को एक्सटेंड कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ए था, जिसमें आपको बताया गया कि 90 डेज़ और 60 डेज़ का टाइम, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा 167 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइज़ो ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं भूलना है। ठीक है, उसके आगे तो आप खुद ही समझदार है, बहुत टफ नहीं है। अच्छा, 167 का 2 का सी, वो ये कहता है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात की गई है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात कही गई है। बस इसमें इतना ये है कि अगर इनको एम्पावर नहीं किया गया है बाय हाई कोर्ट तो ही विल नॉट गिव ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हैं ये ऑर्डर नहीं ग्रांट करेंगे, ऑर्डर नहीं पास करेंगे पुलिस कस्टडी में अक्यूज पर्सन को रखने का। यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तभी ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं जब हाई कोर्ट ने उन्हें एम्पावर किया हो। उसके बाद प्रोवाइज़ो देखिए क्या कहता है कि कोई अगर महिला है जो 18 साल से कम उम्र की है तो उसको रिमांड होम या किसी रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही भेजना है, ये प्रोवाइज़ो कहता है, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ 167 का 2A, इसमें ये कहता है कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो आप ट्रांसमिट करेंगे नियरेस्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है
उनको अक्यूज़ को आप ट्रांसमिट कर देंगे। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनकी जो क्षमता होती है वो मैक्सिमम 7 डेज़ कस्टडी ग्रांट करने की होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो 7 दिन के लिए कस्टडी में JM 15 डेज़ के लिए कस्टडी में दे सकते हैं। एक्सटेंशन की बात बाद में आती है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये एम्पावर्ड होते हैं 7 डेज़ कस्टडी देने के लिए। और जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ये 7 दिन की कस्टडी दी EM ने, और ये टाइम एक्सपायर हो गया, ये पीरियड एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी अक्यूज्ड का डिफ़ॉल्ट बेल का राइट जो है वो अराइज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको 167 का 5 ये कहता है कि देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने तो 2A के बाद 3 और 4 क्यों बताया ही नहीं, सीधे 5 पे आ गई, क्योंकि 3 और 4 बहुत इजी है, उसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है कि यहाँ पे आपको अलग से बताया जाए। फिर भी आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता सकती हूँ। सबसेक्शन 3 167 का बोलता है, मैं बेयर एक्ट से रीड कर रही हूँ, आप चाहें तो अपना बेयर एक्ट रीड कर सकते हैं। अ मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस। तो सबसेक्शन 3 सिर्फ रीजंस रिकॉर्ड करने की बात करता है कि जो भी पुलिस कस्टडी में ऑर्डर करेगा मजिस्ट्रेट, उसको अपने रीजंस बताने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसेक्शन 4 बोलता है, एनी मजिस्ट्रेट अदर देन CGM को छोड़ के बाकी कोई दूसरा मजिस्ट्रेट है जो कि ऐसा कोई ऑर्डर पास कर रहा है, तो वो उसकी एक कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सबसेक्शन 5 जो कि आपके सामने है। इसमें यह कहता है कि अगर समन्स केस का ट्रायल चल रहा है, ठीक है, समन्स केस का ट्रायल चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाई। 6 महीना कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। ये ध्यान रखिएगा, 6 महीना आपका काउंट हो रहा है उस डेट से जब से अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ। तब उस समय मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दीजिए, ठीक। अनलेस, यानी जब तक कि जो IO है वो इस बात पे सेटिस्फाई ना हो कि उस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी वो 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ये कहता है, वो इस बात पे संतुष्टि अपनी दिखाता है, जज साहब के सामने ये बात रखता है कि सर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, इवन बियॉन्ड 6 मंथ्स ऑफ टाइम। तब ऐसी सिचुएशन में फिर मजिस्ट्रेट उन्हें ग्रांट कर देगा। क्या ग्रांट करेगा वो बताती हूँ। ये नेक्स्ट सेशंस जज की पावर अब यहाँ पे आएगी। यानी सेशंस जज जो अगर चाहें तो 167(5) में जो ऑर्डर बना है उसको वैकेट कर देंगे। क्या ऑर्डर दिया गया था 167(5) में? इसमें ऑर्डर दिया गया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो, ठीक है। लेकिन जो ये जो IO थे, इनको ये लगता है कि नहीं, 6 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देनी चाहिए। तो ये सेशंस जज के सामने अप्लाई करेंगे और सेशंस जज के पास ये पावर है कि 167(5) में जो ऑर्डर बनाया गया था उसको वो वैकेट कर दें और क्या ऑर्डर करेंगे? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सो देखिए, ये था आपका सेक्शन 167। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें से सिर्फ आपको इस प्रेजेंटेशन में सबसेक्शन 3 और 4 नहीं मिलेंगे क्योंकि वो काफ़ी इजी है, उसमें बस रीजंस रिकॉर्ड करने की बात की गई है। और 4 CGM के पास वो ऑर्डर और कॉपी भेजने की बात करता है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने उस इन्वेस्टिगेशन किया है, जो ऑर्डर उसमें पास किया गया है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ऑफिसर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्निकल पॉइंट था वो आपको बताया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और आपका सेक्शन 167 क्लियर हुआ है तो आप ज़रूर हमें बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस जवाब आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।